वालेकुम। और आज हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी क्लास बायो की, जिसमें हम चलेंगे अपने फर्स्ट ईयर में लेक्चर नंबर 8 की तरफ। और इस लेक्चर में हमारे पास चैप्टर एज यूजुअल 10th चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें कल हमने डिस्कस कर दिया था फाइलोजेनी ऑफ एनालिट्स। अब हम एनालिट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप जो होंगे वो इस वक्त पेज नंबर हमारे 208 पर, 208 पर। तो 208 हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हमारी बुक में हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिट्स। ठीक है, तो पूछी जाती है राइट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलम एंड डेटा का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप बताइए। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम बात करते हैं हमारे फाइलम में। सबसे पहले जो बात है वो एज अ फार्मर फ्रेंड, earthworms help farmers by continuously plugging the soil and add nutrient waste into the earth, making soil more fertile। तो हमारा जो अर्थवॉर्म होता है वो ज़मीन के अंदर प्लगिंग कराना। प्लगिंग आपको याद होगा कि आप नोचना जिसे कहते हैं। जैसा हम घास को किसी पार्क में बैठे हों तो फजूल में बैठे बातें करते करते घास को नोचते रहते हैं, इसी तरह ये ज़मीन को नोच रहा होता है। ज़मीन को नोचने से मुराद है कि ये ज़मीन को अंदर से खाता रहता है, ठीक है, और फिल्टर फीड करता रहता है, ज़मीन की फिल्टर फीडिंग करता है। उसके नतीजे में ये क्या कर रहा होता है कि उसके नतीजे में ये नाइट्रोजन वेस्ट अपने भी और कुछ ऐसे जो इसने मुकम्मल तौर से डाइजेस्ट नहीं किए, उन नाइट्रोजन्स को भी ये ज़मीन में डिज़ोल्व करवा रहा होता है। तो ज़मीन एक तो सॉफ्ट हो जाती है और उसकी वजह से जो हमारे पौधे की रूट्स हैं, प्लांट्स की रूट्स हैं, वो बड़ी अच्छे तरीके से ग्रो करती हैं और साथ ही साथ ये नाइट्रोजन से भरपूर हो जाती है ज़मीन, तो फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम अर्थ फॉर्म को फार्मर फ्रेंड्स के नाम से जानते हैं। दे आर ऑल्सो यूज एज अ फिश बेड। हमारे मैं तो खैर कभी इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरा, लेकिन मे भी कि आप लोग फिशिंग करने जाते हो तो उसमें आपको याद हो कि हम जो फिशिंग के लिए हुक इस्तेमाल करते हैं, उस हुक पर हम अपने एक अदर अर्थवॉर्म को, बेचारे को जिंदा ही लगा दें और फिर उसे पानी में डालते हैं। तो वो मूवमेंट कर रहा होता है और जो कार्निवोरस फिशेस होती हैं वो उससे खाने के लिए मूवमेंट की वजह से आती हैं, और जब उसे खाती हैं तो उनके मुंह में हमारा वो स्पाइन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है हुक, वो फंस जाता है। तो हम फिशिंग करने में इसको एज अ बेट यूज़ करते हैं। These are also used in the laboratory for dissection and other research activities। आप अब सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो हम उस वक्त डाइसेक्ट करेंगे प्रैक्टिकल्स में, और प्रैक्टिकल में डाइसेक्ट करके इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम निकालेंगे सेकेंड ईयर में। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो लेबॉर्ट्री में डाइसेक्शन करने के हमारे काम आता है। इसके बाद कोई और रिसर्च एक्टिविटी है। लीव्स आर ectoparasit and suck whole blood from a patient। ये अगर हमें याद हो, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कपिंग करना, उर्दू में हम कहते हैं हज्जामा। ठीक है, तो कपिंग में हम यही करते हैं कि उस पार्ट ऑफ द बॉडी के ऊपर जो है वो एक ख़ास प्रोसीजर के थ्रू कप लगाते हैं, जो वहाँ से हमारे एक्स्ट्रा खून जो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा उसे निकाल देता बाहर। इसी तरह से हमारा जो लीच है, तो हमारे यहाँ तो नहीं होता,
लेकिन जापान में, चाइना में, बैंकॉक में, ये हमारा है ना सिंगापुर, यहाँ पर मलेशिया में ट्रेडिशनल्स कुछ वो हैं ट्रीटमेंट्स, तो उसमें हमारे ये यूज़ किया जाता है और बीज को बाकायदा वहाँ लगा कर किसी भी आपके पार्ट्स में वहाँ से ब्लड सक करवाया जाता है। वो ब्लड जो खराब ब्लड होता है वो सक कर लेता है। A few animals are also carrier of some disease। बहुत कम कोई इक्का दुक्का ऐसे हैं जो डिजीज़ कैरी करते हैं, वरना यूजुअली हमारे पास ये कोई डिजीज़ कैरी नहीं कर रहा होता है। ठीक है जी। तो आज ये हमारा मेरे पास जो प्रीवियसली स्लाइड्स फॉर्मेट था उसकी बात हमारी ख़त्म हो गई, और उसके बाद हम न्यू स्लाइड फॉर्मेशन फॉर्मेट में आपको ले चलते हैं और हम शेयर करते हैं आपके साथ ही नेक्स्ट स्क्रीन, और उसमें हम नेक्स्ट फाइल की बात करेंगे। क्या है जी, शेयरिंग में कोई मसला है तो देखते हैं, ये मसला ख़त्म करते हैं जी। चेंज, ठीक है ना। तो इस वजह से ये हमारा नया काम नज़र आएगा आपको, और इसमें हम चलते जी अपने न्यू फाइलम्स की तरफ। और न्यू फाइलम हमारा है पहला, हमारी बुक में मोलस्का है, लेकिन मेरे पास यहाँ मैंने उसको पहले आर्थ्रोपोडा ले आया, तो कोई बड़ा इतना इशू नहीं है। ठीक है, अब इसमें फाइलम आर्थ्रोपोड का जो वर्ड है वो एक्चुअली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। सर पुरानी स्लाइड की फ़ोटो लेनी है, वेरी गुड जी, फ़ोटो लेनी है, वेरी गुड। अब मैं क्या करूँ, फ़ोटो ले के तुम लोग बगैर फ़ोटो के काम नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो फाइलम है उसकी आर्थ्रोपोडा, उसके दो वर्ड्स हैं ग्रीक में, हम उसे यूज़ करते हैं और उन दोनों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग बनता है। आर्थ्रो, आर्थ्रो मीन्स होता है जनाब ज्वाइंट, ठीक है, जोड़, उसको कहते हैं ज्वाइंट, ठीक है, मतलब जोड़। ठीक है जी, मैंने भी आपसे बताया था हमजा कि आर्थ्रोपोडा से पहले मोलस्का है, लेकिन मैं आपको आर्थ्रोपोडा पहले करा रहा हूँ, कोई मसला नहीं, फिर मोलस्का करा दूँगा, उसके बाद मोलस्का है मेरे पास। यहाँ पर भी आप एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि ये जो फाइलम है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे आता है। सही, तो ये एस, जैसे आपने लीडर क्वेश्चन लिखा था, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, describe the silent features of phylum Arthropoda, and also write their write characters of their three classes। अच्छा, बाद दफ़ा ये थ्री क्लासेस भी लिखते हैं, बाद दफ़ा से क्लासेस भी देते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में आप अगर आप कर देख लें पेज नंबर कहाँ है जी, ये हमारा है पेज नंबर 211 पर। तो इसमें क्लासेस को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 क्लासेस मिलेंगी। 6 में से पहली क्लास बहुत छोटी है, तो कोशिश ये करें कि हम उसे ऐड ना करें, 3 क्लासेस के बारे में लिखें, तो थोड़ा सा अच्छा बेहतर लिखना है, तो ज़रा अच्छी क्लास यहाँ से चॉइस करें, लाइक क्रस्टेशियंस है, इंसेक्टा है, माइपोडा है, आर्टनीडा है, तो इनमें से आप 3 क्लासेस चॉइस करें और उनको लिखें। क्लियर जी, पहला मामला। चलिए, तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में से आपसे पूछा जाएगा। आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स पाँव, लेग। अच्छा, इनको या कोई भी लेग्स हो ना, तो उनको हम अपेंडेजेस भी कहते हैं, अपेंडेजेस, पैर या पाँव, ठीक है।
बैकग्राउंड की आवाज़ मेरे पास तो बेटा कोई भी नहीं, मैं तो कोने में बैठा हूँ, तो बस वो बाहर नमाज हो रही है? तो नमाज की तो इतनी आवाज़ नहीं होती जो कि आपको डिस्टर्ब करें, और मेरा वॉल्यूम भी फुल है, थोड़ा ज़ोर से बोल लूँ। अब देख लीजिएगा सर, इस साल एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आएगा बट अभी कोई फाइनल नहीं है। अभी फाइनल होगा तो ज़रूर हम आपको बता देंगे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जब बेहतर होगा जो भी मामलात, तो वही बताएंगे हमें कि मामलात बेहतर हैं तो पेपर क्या होंगे। फ़िलहाल खबरें हैं, लेकिन खबरों का कोई फाइनल नहीं है। अच्छा जी, दूसरी हम बातें इंट्रो में डालते हैं कि जी लार्जेस्ट फाइलम, द आर्थ्रोपोड फाइलम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइड स्प्रेड। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइलम है, और सबसे अहम बात ये कि इसमें एक चीज़ जो आपको मैं क्वेश्चन लिख के भेज रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉ अ चार्ट टू शो डाइवर्सिटी ऑफ किंगडम ये एक क्वेश्चन है, और मैं ये आपको भेज दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ये मेरे पास नोट करेंगे, और नोट करने के लिए आपके पास जो पेज नंबर है वो जनाब हमारा, हम आपको ले चलें पेज नंबर 213, पेज नंबर 213, ठीक है। आंसर इसका पेज नंबर 213 पर। आंसर क्या है जी, ये चार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये चार्ट आपको नजर आ रहा है, इस चार्ट को आपने बनाना है, सही। और चार्ट में आपको क्या बताया जा रहा है, चार्ट में आपको मैं एक मिनट जरा थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ। वो जो मैंने आपको अभी कहा 213 पर चार्ट आपने निकाल लिया। ये चार्ट जो है, ये चार्ट आपको शो कर रहा है कि एनिमल्स किंगडम में हमारे पास क्या क्या एनिमल्स हैं किंगडम्स के फाइलम में, और कितनी परसेंट है। तो एक गोल सर्किल आपका जो बना हुआ है उसके 3 हिस्से खाली हैं, और एक हिस्से पर से 1 2 3 4 5 6 लिखा है, और राइट हैंड साइड पर 1 2 3 4 5 6 में नाम, नेम्स ऑफ द डिफरेंट फाइलम्स दिए हैं। ये चार्ट आपको शो करके बता रहा है कि जनाब इंसेक्टा इज द क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोड्स। ओवर 850000 स्पीशीज इसके पास आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा में हमारे पास 75% होल वर्ल्ड इस वक्त दुनिया में जो मौजूद हैं स्पीशीज, तादाद में आप बात ना करें, आप स्पीशीज की बात करें, तो 75% जो है वो एनिमल्स में कौन है, इंसेक्टा। और आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा क्लास है, बाकी और भी हैं क्लासेस, है ना। तो टोटल जो मिलाकर अगर आप बात करेंगे तो नंबर 1 हमारा इंसेक्टा, और उसको मिला लें प्लस नंबर 1 में अदर आर्थ्रोपोड्स लाइक आर्कनीडा, माइरोपोडा या मेरोस्टोम्स, क्रस्टेशियंस, ये टोटल मिलाकर 8% ये और है। तो 8 ये हो गया, 75 हो गया, कितना हो गया जी, 83%। 83% सिर्फ कौन है, 83% सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोडा। तो इसीलिए हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। जबकि नीचे कॉर्डेट्स जिनमें हम भी शामिल हैं 4% है,
एकायोडर्मेटा 0.5% है, और मोलस्का मोलस्का 8% है। तो 8 नंबर जो है वो हमारे पास 83 के बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। तो इसका मतलब है मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ऑल वॉर्म्स लाइक एनिलीडा, नीमाटोड और प्लेथियलमेंथिस मिलाकर 3% बनता है, और कॉरीफेरा और नाइडेरियंस हमारे 1.5%। तो इस तरह से सबसे बड़ा हिस्सा इस दुनिया में हमारे इंसेक्ट्स का या आर्थ्रोपोड्स का है। ठीक है, इसमें हैरानगी होने वाली बात ये कि ये आपको हर जगह इनकी डाइवर्सिटी मिल जाएगी, जहाँ भी चाहें आप देखेंगे, क्योंकि इनका हैबिटेट बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। दे एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड अडॉप्टेशंस। इनमें अडॉप्टेशन बहुत हैं। ये पानी में भी रहने वाले बन गए, ये ज़मीन पे रहने वाले ही बन गए, ये समंदर में रहने वाले ही बन गए, ये सरफेस के अंदर, ज़मीन के अंदर रहने वाले भी बन गए, इवन समंदर के अंदर भी, माउंटेन की हाईएस्ट पीक पर भी, और इवन इन द ऑयल वेल्स, जो हमारे ऑयल के कुएं होते हैं उनमें भी डिफरेंट टाइप के आर्थ्रोपोड्स मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपको, लाइक अगर आपने कभी मिसाल सुनी हो हमारे कॉकरोच की, कि जी कॉकरोच जो है वो आपको मिल जाएंगे नॉर्थ पोल पर, नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, जहाँ पर 2400 घंटे बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, वहाँ पर भी आपको मिलता है। ठीक है ना? तो इसीलिए हम कहते हैं कि जी इनकी जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, और ये डाइवर्सिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, अभी मैं 1 मिनट के लिए फिर नोट करना पड़ेगा मुझे, ज़रा और इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो ये इसकी डाइवर्सिटी हमारे ज़बरदस्त है, और ये कहा जाता है, आज भी हम इस बात को देख रहे हैं कि 30 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट अलोन, अकेली 3 मिलियन स्पीशीज जो है वो एनिमल में, एनिमेलिया में सरवाइव करती हैं। उनमें से कुछ आज भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि दुनिया में हमें भी एक्सपोज करने के लिए एनिमल्स या प्लांट अभी भी वक्त लगेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा मिलता है। इनकी एक जो इम्पोर्टेंट एडॉप्टेशंस है वो इनका एक्सटर्नल स्केलेटन है, जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, यानी इनकी आउटर कवरिंग, और उस वो बनी होती है प्रोटीन एंड काइटिन से, और यही आउटर कवरिंग जो है इन्हें हर मौसम, हर जगह सरवाइव करने में मदद देता है। ठीक है, एक्सटर्नल स्केलेटन। फिर jointed appendages, all have jointed appendages back with multiple segment। छोटे छोटे पीस होते हैं अलग अलग, जैसे आपने कभी अगर कॉकरोच की डायग्राम बनाई हो तो आपको कुछ इस तरह से पीस बनाने होते हैं अलग अलग, एक पीस ये है, एक पीस ये, एक पीस ये, एक पीस ये, टांग लेग का पीस है ना। तो ये हमारा जॉइंटेड लेग्स होते हैं। आर्थ्रोपोड्स हैव इवॉल्व्ड a variety of different kinds of specialized appendages for activities such as walking, swimming, reproduction, feeding, sensory reception and defense। इनके पास जो अपेंडिजेस हैं, ये पाँव के अलावा और भी ऑर्गन जो होते हैं जो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। तो पाँव वाले इन्होंने वॉकिंग के लिए भी इस्तेमाल किए, और अगर ये पानी में है तो इन्होंने उनको पैडल के तौर पर बना लिया, तो स्विमिंग करने लगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके बहुत ज़बरदस्त हैं। फीडिंग के लिए इन्होंने अपने माउथ पार्ट्स, यानी जो मुंह के हिस्से हैं, उनको फीडिंग हैबिटेट में बड़ा ज़बरदस्त एडजस्ट किया है। सेंसरी रिसेप्टर एंटीनास इनके पास हैं, एंटीना में बड़े ही अच्छे रिसेप्टर लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, बहुत सारे सेंसर जो आपने बनाए हुए हैं, लाइक मूव सेंसर है या कोई और से सेंसर्स हैं। ये सारे सेंसर्स का जो आइडिया है ये हमने इंसेक्ट से ही लिया है। जब हमें पता चला कि इनके पास सेंसर बहुत ज़बरदस्त हैं, तो उन्हीं के आइडिया से हमने ये किया। फिर डिफेंसिव मैकेनिज्म इनके पास बहुत अच्छा है। इस तरह ये जो अपेंडेजेस हैं, वो अपेंडेजेस की वजह से ये हमारे इंसेक्ट सरवाइव करने में
आसानी से सर्वाइव करते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट बॉडी पार्ट, बॉडी इज मेटा मेडिकल। मेटा मेडिकल का मतलब है कि डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। इनके पास भी सेगमेंट होते हैं, लीड में पढ़ा था ना सेगमेंटेशन, तो यहाँ पर भी सेगमेंट्स होंगे। अगर आपने कॉकरोच को और से देखा हो पर यहाँ उसकी बॉडी का लोअर पार्ट, तो उसमें आपको प्लेटें अलग अलग से लगी हुई नजर आएगी। एंड जनरली इन थ्री पार्ट्स, इनकी अगर होल बॉडी को हम डिवाइड करें तो उसमें हेड, थॉरेक्स, ठीक है ना, इसमें हमें हेड नज़र आता है, थॉरेक्स नज़र आता है और एब्डोमेन नज़र आता है। तीन चीज़ें आपको नज़र आती हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हेड एंड थॉरेक्स आर फ्यूज्ड, कॉल्ड सेफेलोथॉरेक्स। सब में नहीं होता, लाइक हमारे क्रस्टेशियंस में ऐसा होगा कि क्रस्टेशियन में जो है वो हेड और थॉरेक्स जो है वो आपस में फ्यूज हो जाता है, उसके ऊपर एक पूरी एक ही प्लेट आ जाती है, बजाय इसके कि हेड का प्लेट अलग हो और थॉरेक्स की अलग हो, उसमें पूरी एक ही प्लेट आ जाती है। तो उसे कहा जाता है सेफेलो। सेफेलो मीन्स होता है हेड, थॉरेक्स थॉरेक्स, तो हेड और थॉरेक्स आपस में मिल गया तो हमने उसका नाम रख दिया सेफेलोथॉरेक्स। ये हम पढ़ेंगे क्रस्टेशियंस में। क्रस्टेशिया एक इसकी क्लास है, उसमें हम बताएंगे आपको। ठीक है जी। वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन, इनमें बड़े ज़बरदस्त, हमने आपसे बात की थी, सम स्पीशीज रिमार्केबली कंपेयर टू देयर इंटेलिजेंस, मेमोरी, कैपेसिटी फॉर लर्निंग। इनमें इनकी इंटेलिजेंसी हमने देखी है, इंसेक्ट में बड़ी ज़बरदस्त इंटेलिजेंसी होती है और मेमोराइज करने में इनका कमाल है, जबकि इनकी कैपेसिटी ऑफ लर्निंग भी दूसरे एनिमल से बहुत ही अच्छी है। लर्निंग इंटेलिजेंसी, जहनी सलाहियत। जहनी सलाहियत से मुराद हमारे इंसेक्ट में हमें मुख्तलिफ जगह पर, अगर हम लाइक आंट्स को या हनी बी को देखें तो उन्होंने अपनी जहानत से ही अपने नेट बनाए और खूबसूरत, और साथ ही साथ आपके जो फिज़िक्स के रूल्स हैं उनको भी अप्लाई किया हुआ है। अब डेफिनेटली उन्होंने फिज़िक्स तो नहीं पढ़ी होगी कि वो बेचारे कुछ रट्टा लगा के याद करके बैठे होंगे जी ऐसे नाली बनानी है, ऐसे ट्यूब बनानी है, लेकिन उनमें जहानत है कि जी कैसे क्या बनाना है, क्यूब कितना बड़ा होना चाहिए और क्यूब के एंगल क्या होने चाहिए। लाइक हनी बी, तो आप देखिएगा उसका, अगर कभी आपके हाथ में कॉम आ जाए शहद के जो छत्ता जिसे आप कहते हैं, तो आप उसमें देखेंगे जो उसकी कॉम के अंदर जो होल्स बने हुए, डिज़ाइनिंग बनी हुई बिल्कुल एक्यूरेट है, एक ही एंगल पर बनी है। इसी तरह ये अपने आप को मेमोराइज भी करते हैं। शहद की मक्खी को पता है कि मैंने कौन कौन से फूलों से रस चूस लिया और वहाँ नहीं बैठेगी दोबारा, तो ये मेमोरी में होगा ना उसके दिमाग में कि वो बैठ कर पिया उसने और फिर वो उड़ी है और दोबारा घूमती फिरती वापस आई है, तो उसने देखा होगा, तो यही अगेन, मगर वो उसको बैठेगी नहीं वहाँ और नेक्टर नहीं पिएगी। कैपेसिटी फॉर लर्निंग, ये सीखते हैं एक दूसरे से। और अगर आपने कभी चूटियों को लाइन से चलते हुए देखा हो, जब वो शिफ्टिंग कर रही होती हैं अपनी एक बिल से दूसरे बिल की तरफ, तो आपने देखा होगा उनको लाइन से चल रहे हैं। ठीक है। और उसमें आपको नज़र आएगा कि वो बड़ा ज़बरदस्त तरीका अपनाती हैं एक दूसरे से टच करने पर, एक दूसरे से मिलकर काम करने पर, और फिर सीखती जाती हैं, एक दूसरे को लर्निंग करती जाती हैं। क्लियर जी। तो ये करेक्टर्स हमारे कुछ हैं, आगे चलते हैं, थोड़ी सी और करेक्टर को ले लें और दूसरी बात कर लें। जनाब जी, करेक्टर्स हमारे आर्थ्रोपोड्स, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम बड़ा ही ज़बरदस्त है इनमें। डॉर्सल ब्रेन मौजूद होता है, डबल नर्व कॉर्ड होती है, वेंट्रल भी हो सकती है, सॉलिड नर्व कॉर्ड भी हो सकती है, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट है, ख़ास तौर पे इंसेक्ट में ये बड़ी ज़बरदस्त है। और अगर आपको याद हो, अगर आपने कभी कॉकरोच मारा हो, है ना, मार देते थे रात को, पता चला कि आया था तो आपने मार दिया चप्पल से, और सुबह जब आप उसको
उठाने की कोशिश करने लगी कि हम उठा के उसको डस्टबिन में डालें, उसकी टांगें हिल रही हैं, और अगर वो सीधा हो गया तो हो सकता है भाग भी जाए वो। क्यों? क्योंकि उसकी जो नर्वस सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, डबल नर्व कॉर्ड होती है, एक अगर नर्व टूट भी जाए दूसरी काम करती है। हमारे पास सिंगल नर्व कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड। अगर हमारी कहीं से डैमेज हो गई तो जहाँ से डैमेज हुई है वहाँ से नीचे का जो पोर्शन है वो बेकार, हम मूवमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये ज़बरदस्त है। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका नर्वस सिस्टम के बारे में, और ये डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप का नज़र आता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा एडवांस जो है वो हमारे इंसेक्ट में। सिलियोम इन आर्थ्रोपोड इज रिड्यूस्ड, इसमें सिलियोम जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है और छोटी कैविटी बन जाती है, और उस कैविटी के आसपास जो है इसके रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। क्यों रिड्यूस हो जाती है? क्योंकि ज़्यादातर आर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेशन होती है। ये डायग्राम है हमारे सामने, तो ये इसकी सीडियम जो रिड्यूस हो गया, और ये एक बड़ा वास्ट एरिया खुला हुआ नज़र आ रहा है। इसे आप हीमोसील का नाम भी देते हैं। ठीक है, इंसेक्ट में हीमोसीलियम कहते हैं। ये इसकी नर्व कॉर्ड जा रही है, ठीक है, दो नज़र आ रही है, बीच में दो पॉइंट, ये डबल नर्व कॉर्ड। ठीक है। हीमोसील साइनस आर रेफर्ड टू एज हीमोसील। ये जो बन जाता है ना, ये एक्चुअली हार्ट का साइनस है। साइनस वेनोसिस पढ़ा कभी 9th क्लास में, याद होगा, हार्ट पढ़ा होगा फ्रॉग का, और उसमें ह्यूमन के हार्ट में भी, उसमें जो वेनस सिस्टम बनाता है वो हमारा साइनस वेनोसिस कहलाता है। तो ये साइनस बन जाता है। द हीमोसील इज नॉट पार्ट ऑफ द सीलियोम, ये याद रखिएगा। और हीमोसील की एमसीक्यू भी आपसे पूछी जाती है। द बॉडी कैविटी ऑफ द इंसेक्ट इज कॉल्ड डैश। तो उसमें हमारा ऑप्शन जो दिया होगा वो हीमोसील दिया होगा। ठीक है। जैसे ये आर्थ्रोपोडा में हमारे कॉकरोच, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया, ये चैम्बर बने हुए हैं हार्ट के, और ये हार्ट, अब अगर आप कहें तो हम अक्सर सुना होगा ग्रास ऊपर में 9 दिल होता है, तो असल में वो दिल नहीं होता, दिल के चैम्बर होते हैं। दिल तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक ऑर्गन है ना, लेकिन यहाँ ये बल्कि मैं आपको हाईलाइट कर दूँ, ये जो बीच में हमारे ये मौजूद है, ये चैम्बर है, ये सिर्फ और सिर्फ पल्सेट कर रहे होते हैं, सुकड़ना फैल रहे होते हैं, तो उसकी मदद से ये ब्लड को, यानी कि जो लिम्फ है उसको यहाँ घुमा रहे हैं, बाहर जाता है अंदर आता, बाहर जाता है अंदर आता, बाहर जाता है अंदर आता, इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन इनकी चलती रहती है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स हैव ओपन सर्कुलेशन, इनमें कोई आर्टरीज, कोई वेन्स, कोई वेसल नहीं होती, और ये डायरेक्टली ब्लड इनकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, और इनके ब्लड को हम हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ, ब्लड नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये हीम कलर पार्ट होता है, वाइट कलर हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, और इसमें ब्लड सेल नहीं होते। ब्लड सेल हो तो फिर हम उसे ब्लड कहते हैं, अगर ब्लड सेल नहीं है तो हम उसे लिम्फ का नाम देते हैं। जैसे हमने कल बात की थी कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर वो केलिया अटक जाता है, रुक जाता है, और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, लिम्फ, लिम्फ में विदाउट ब्लड सेल्स। ठीक है। तो ये बार बार साइनस जो है इसको ओवरकम करते हुए घुमाता रहता है, और इस तरह से ये सर्कुलेशन आर्थ्रोपोड में हमें नजर आ रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। एलिमेंट्री कैनाल असिस्ट बाय जॉ, माउथ पार्ट यानी कि,
माउथ पार्ट्स एडॉप्ट फॉर वेरियस मोड ऑफ फीडिंग। अब इनके माउथ पार्ट डिफरेंट होते हैं। हनी बी में अलग है, बटरफ्लाई में अलग है, मॉस्किटो में अलग है, हाउस फ्लाई में अलग है। तो जैसी इनकी फीड है ना, वैसा ही इनका माउथ का मॉडिफिकेशन है। इसीलिए तो इनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये अपनी हैबिटेट में एडजस्टमेंट कर गए और एडजस्ट होकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी को ज़रा आसान बना दिया। ठीक है। रेस्पायरेशन इज बाय गिल्स इन एक्वेटिक स्पीशीज, जो पानी में रहती हैं आर्थ्रोपोड्स, उनमें गिल्स होंगे। और जो हवा में यानी कि जो टेरेस्ट्रियल एरिया में रहते हैं या ज़मीन में रहते हैं, उनमें ट्रैकी या ट्रैकिया और बुक लंग्स। बुक लंग्स जो है वो असल में लंग्स, जैसे आप किताब को साइड से देखें ना, आपको एक पेजिस की लाइनें नज़र आती हैं, हाँ, लाइनिंग से नज़र आती है। तो इसी तरह से इनके जो लंग्स हैं वो कोई हमारी तरह नहीं लंग्स की तरह, बल्कि वो बारीक बारीक सी लाइनिंग है। जिस तरह से आप कोई पेजेस की एक बंडल ले लें, बुक को सीधा रैक में खड़ा करते हैं तो सामने जो पेज इनके नज़र आ रहे हैं ना, इसी तरह बुक लंग्स नज़र आते हैं। ज़्यादातर ये जो क्लास है इनकी आर्किमीडा, उसमें हमें बुक लंग्स नज़र आते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एंटीनरी ग्लैंड्स होते हैं अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर हमारा आप लोग अगर कॉलेज स्टार्ट हो जाए आपका, अल्लाह करे, तो फिजिकली तौर पर आप वहाँ डाइसेक्शन भी कर रहे होंगे प्रैक्टिकल्स में। तो प्रैक्टिकल्स में आपको फर्स्ट ईयर में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच निकालना होगा। आपको पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कितना कर चुके प्रैक्टिकल्स में, लेकिन हमारे यहाँ अभी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल स्टार्ट ही हुए थे और हमने जो है वो भी कोई डायसेक्शन तो नहीं करवाए थे उनको। लेकिन डायसेक्शन में आपने करना होगा जैसे आपने लाइन में किए थे, फ्रॉक का आर्टीरियर वेनस, उसकी रेस्पिरेटरी, तो वो तो आपको डायसेक्टेड फ्रॉक दिया गया होगा ना, बॉटल में पड़ा है डायसेक्टेड। अब फर्स्ट ईयर में आपको खुद पूरा फ्रॉक, कंप्लीट फ्रॉक मिलेगा और उसको डाइसेक्ट करना होगा, खुद काट के उसमें से सिस्टम निकालना होगा। इसी तरह एक आपको डाइसेक्शन करना होगा हमारे कॉकरोच का। कॉकरोच में जो हमारा डाइसेक्शन कर रहे होंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम निकाल रहे होंगे, तो वहाँ पर हमारी मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स आएंगे। वो इलियम यानी मिड गट के साथ अटैच होती हैं। वो हमारा इंसेक्ट में और इन एनिमल्स में आर्थ्रोपोड में वो एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करेगी। फर्टिलाइजेशन, आर्थ्रोपोड्स एग लेइंग है, अंडे देते हैं। फर्टिलाइजेशन लेकिन आमतौर पे इंटरनल होती है और कुछ में, बहुत ही कम में एक्सटर्नल भी देखी गई है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि मेल अपने स्पर्म फीमेल में दाखिल करता है और वो जाकर ओवरी में जाकर उसे फर्टिलाइज करता है। डेवलपमेंट्स अकर थ्रू लार्वल फॉर्म। बचपन में आपने बनाया ना बटरफ्लाई एग, फिर एग से लार्वा, फिर लार्वा से प्यूपा, फिर एडल्ट बटरफ्लाई। तो हमारे यहाँ यूजुअली आर्थ्रोपोड्स में ऐसा ही होता है कि ज़्यादातर जो टाइप्स हैं वो लार्वल पोजीशन, लार्वल स्टेज को चलाती हैं और लार्वा के बाद प्यूपा बनता है। प्यूपा के बाद देन एडल्ट एनिमल बन जाता है। ठीक है। तो कुछ कैरेक्टर्स ये हमने अभी डिस्कस किए और कैरेक्टर्स हम ले आते हैं जी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। और ये हमारे आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टर थे। क्लासिफिकेशन में हम एक क्लास तो फिलहाल कर लेते हैं अपने लिए, और ये सबसे छोटी क्लास है। इसको कहते हैं मैरोस्टोमेटा। स्टोमेटा का मतलब हमारे बच्चों को पता होगा, अभी बता देते हैं वरना दोबारा से। दे आर मैरीन एनिमल्स। ये आमतौर पर हमारे समंदर के जानवर, इनमें से कोई भी मीठे पानी में या फ्रेश वाटर में आपको नहीं मिलेगा। हाँ जी, स्टोमा का मतलब है मुंह, माउथ। माउथ इज सराउंडेड बाय मेनी स्मॉल प्लेट्स। इनका जो मुंह होता है वो मैरो, मैरो होते हैं प्लेट्स को, मैरा कहते हैं प्लेट्स को।
है ना, मॉलिक्यूल्स को। तो वो प्लेट्स जो है वो उनके माउथ पे लगी होती हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी। Abdominal appendages are 5 to 6 pairs which are modified into gills. इनके एब्डोमेन में जो अपेंडिसेस लगे हुए हैं बॉडी ऑर्गन, वो मॉडिफाइड होकर उन्होंने क्या कर लिया, गिल्स बना लिए, क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो इसलिए गिल्स बनाने पड़ेंगे। द कैरापेस ऑफ सेफेलोथोरैक्स इज हॉर्सशू शेप्ड इन कॉन्टेक्स्ट। इनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि अभी मैं डायग्राम दिखाता हूँ। तो इनका जो सफेला है, सफेला यानी हेड, और थॉरेक्स यानी कि इनका अगला हिस्सा, यानी हेड के बाद वाला, तो वो दोनों आपस में मिल गए और उनके ऊपर एक प्लेट चढ़ी होती है जिसे कैरापेस कहा जाता है। तो इनमें भी सेफेलोथोरैक्स एक ही होता है, और वो आमतौर पर जो प्लेट होती है वो हॉर्स शू होता है ना, घोड़े की जो पाँव में लगाते हैं, घोड़े की नाल जिसे कहते हैं, उस शेप का कॉन्वेक्स है। पॉइंटेड टेल्सन इज प्रेजेंट एट द एब्डोमेन। एब्डोमेन पे एक टेल्सन मौजूद होती है। टेल्सन हम कहते हैं दुम टू नुमा, लेकिन कांटे की तरह बारीक दुम हो लेकिन उस पर कांटा लगा हो, तो उस दुम को या उस आखिरी पार्ट को आप टेल्सन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारी इसमें ल्यूमिनस किंग क्रैब कहते हैं उसको, और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। किंग क्रैब इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल, फॉसिल किसे कहते हैं? फॉसिल कहते हैं हम जो चीज़ें ख़त्म हो गई दुनिया से, रिकॉर्ड आपको मिलता है उनकी बाकिया, उनके रिमेन्स फ्रॉम द डीप ऑफ द अर्थ। पहाड़ों में भी मिल जाता है, समंदरों में मिल जाता है। ये है हमारा किंग क्रैब। तो आप देख सकते हैं ये जो इसका पूरी एक प्लेट है, ये इसका सेफेलोपॉड है। ये आपको सर नजर नहीं आ रहा है, नीचे से आप देखेंगे तो नीचे से ये सर का हिस्सा आपको नजर आ रहा है। ये इसकी वॉकिंग लेग्स हैं, ये स्विमिंग भी करता है, ये इसकी स्विमिंग है। और ये इसकी दुम जो है वो आगे तक जा रही है, हाथ इस पे जो है वो स्पाइन हुआ स्ट्रक्चर। ये जो प्लेट लगी हुई है इसके एब्डोमेन पर लगी हुई है। ठीक है, सेकंड क्लास आज हम नहीं करते क्योंकि फिर हमारे पास टाइम कम ही है, तो बस यहाँ तक ही रखते हैं आज। इसमें से कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ लें, वरना फिर मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, और खुदा ने कर दे। अगर सवाल पूछना चाहता है वो पूछ ले। क्या सवाल है जी? अच्छा, लास्ट के 2 पॉइंट समझा दें। लास्ट के कौन से ये वाले? ये बेटा, ये जो एक मिनट में हाईलाइट करता हूँ आपको। ये निगरानी, ये यहाँ से लेकर और ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैरापेस। ठीक है, और कैरापेस इज द आउटर कवरिंग ऑफ हेड एंड थॉरेक्स। इसके ऊपर यानी इसके नीचे यहाँ पर हेड है, और ये इसका थॉरेक्स एरिया, तो ये दोनों छुप गए, तो दैट इज कॉल्ड सेफेलोथॉरेक्स। और ये प्लेट कहलाएगी कैरापेस। ठीक है, ये हॉर्स शू शेप, तो देखिए नीचे से बना है। अगर आपने घोड़ी की नाल को देखा हो ना तो ऐसे करके move होता है। ठीक है, ये move होता है, ऐसे कुछ इस तरह से। टेल्सन, पॉइंटेड टेल्सन इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। ये जो इसकी दुम जा रही है, ये यहाँ पे हाफ है, वरना यहाँ आगे जाती है, तो ये पॉइंटेड हो जाती है।
तो ये टेल्सन कहलाती है जो पॉइंट है ना, ये स्टिंग, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पर काम करती है। और किसी चीज़ को, किसी एनिमल से लड़ाई झगड़ा करना हो, मारना हो, तो उसको भी मारने का माना। ठीक है जी, और क्या सवाल पूछ लें। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम सब खैरियत से रहेंगे, अच्छी तरह सेहतयाब, गुनाहों से पाक और नेकी करने वाले। कल तक हम सैकड़ों, हज़ारों, लाखों नेकियां कर चुके होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।